राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। आपके समक्ष एक बार फिर आपका दास रवि रंजन सिंह। विषय झटका हलाल, हलालोनॉमिक्स एंड ह्यूमनॉमिक्स। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हलाल का समझाते हुए कि हलाल क्या है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है लेजिटिमेट, परमिसिबल, और आज की जो प्रचलित हिंदी है, उर्दू से प्रभावित है, उसमें हम जायज़ कह सकते हैं। ये शब्द इस भाषा में, अरबी भाषा में, बहुत पहले से था, इस्लाम के आने से भी बहुत पहले से। वहाँ पे जो संस्कृतियाँ थी, सभ्यताएं थी, जो धर्म थे, अगर उन्हें धर्म कहें या मजहब थे, सबका अपना अपना डूज एंड डोंट्स, करो ना करो, ये था। हर कबीले का, हर मानने वाले का, हर देवी देवता के उपासक का अलग डूज एंड डोंट्स था। वहाँ पे ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, यजीदी भी थे, और पैगन्स भी थे। उन पैगन्स को हम हिंदू कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, और शायद पारसी भी थे। ये सारा कंपोजिशन है, ये उस समय का अरब का, जहाँ से अरब का, इस्लाम का शुरुआत हुई। जब इस्लाम आया तो उसी भाषा से उसने शब्द लिए अल्लाह, और उसी भाषा से शब्द लिया हलाल। कालांतर में जैसे इस्लाम फैला, इस्लाम का वर्चस्व फैला, ये अलग विषय है कि वो तलवार के नोक पे फैला या कैसे फैला, जैसे भी वो फैला, तो हलाल भी इस्लाम के हिसाब से परिभाषित होने लगा। इस्लामिक हलाल को सबका हलाल माने जाना लगा, यानी जहाँ पे इस्लामी हुकूमत गई जहाँ पे इस्लाम की, उन्होंने इस्लामिक हलाल को हलाल कह दिया। आज भी हम हलाल को दो चीज़, आम भारत में, अभी मैं भारत की बात कर रहा हूँ, विश्व स्तर पे नहीं जा रहा, हलाल को हम मांस से जोड़ के देखते हैं, मीट से जोड़ के देखते हैं, और कहीं जगह लिखा होता है फलाना हलाल शॉप। तो हलाल तो जायज़ है, मगर उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हलाल अपने में भ्रामक शब्द है जब आप केवल हलाल शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप इसको परमिसिबल, किसके हिसाब से परमिसिबल, कई जगह लिखा होता है नो एंट्री बाय ऑर्डर, जब तक आप नीचे नहीं लिखेंगे किसके ऑर्डर से, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। क्या कोई छोटा अफसर बड़े अफसर को ऑर्डर दे सकता है नो एंट्री, मेरे कमरे में आप नहीं जाएंगे? तो लिखा होगा बाय ऑर्डर। तो ये जो हलाल है, ये किसका हलाल है, वहाँ पे हमारा क्लियर होना चाहिए। इस्लामिक हलाल, ये जो मांस बिक रहा है, ये जायज़ है इस्लाम के अनुसार, क्योंकि इस्लाम के अनुसार जो जायज़ है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के अनुसार भी हो, और जो दूसरे के अनुसार है वो इस्लाम के हिसाब से हो। तो अलग अलग जायज़ नाजायज़ तब भी थे, आज भी हैं। हर देश का अपना संविधान होता है, जो हमारे यहाँ कानूनी है, जायज़ है, हो सकता है पड़ोस के देश में ना हो। बॉर्डर पार करते ही 1 मील के अंदर या उससे भी कम डिस्टेंस पे कानून फ़र्क हो गया, जायज़ नाजायज़ हो गया और नाजायज़ जायज़ हो गया। तो ये पहली तो हमको ये चीज़ क्लियर करनी है कि जिससे हम हलाल कह के बेच रहे हैं, हलाल मीट, दैट इज़ हलाल अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उससे आप इस्लामिक हलाल या मुस्लिम हलाल कह सकते हैं। गैर मुस्लिम के लिए, गैर यहूदी के लिए तो सूअर का मांस भी हलाल है, परमिसिबल है, अरबी भाषा में उसे हलाल ही बोलेंगे। तो क्या उसको हम हलाल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो हलाल है वो किसी गैर मुस्लिम का हलाल है। तो मुस्लिम का, गैर मुस्लिम का, दोनों के अलग हलाल है। समस्या ये होती है जब हम दोनों हलाल को मिला देते हैं और
इस्लामिक हलाल को हम यूनिवर्सल हलाल मानना शुरू कर देते हैं। ये समस्या की जड़ है। चलिए, जब उनका राज रहा तलवार के नोक पे, या जैसे भी करा या जो भी था, मगर अब हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हलाल क्या है? ये केवल मांस काटने की पद्धति नहीं है। आप शाकाहारी हैं, ये एक अलग बात है। आप शाकाहारी या मांसाहारी होते हुए भी हलालाहारी भी हैं, क्योंकि हलाल मांस काटने की, मांस बेचने की पद्धति नहीं है। आप देख रहे होंगे आजकल हर चीज़ के ऊपर हलाल आ रहा है, और मैं पिछले कई वर्षों से ये बात कह रहा हूँ कि हलाल हर चीज़ के ऊपर है। आज हलाल सर्टिफिकेशन कोई 50-60 साल पहले यूके से शुरू हुआ, मतलब मेन उसका वो था, और आज हर जगह हलाल सर्टिफिकेशन है। ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो हमको ये समझना है कि हलाल क्या है। जब ये मांस काटने की पद्धति नहीं है, तो फिर ये हलाल क्या है? चावल हलाल कैसे हो गया? उसके 3-4 या और ज़्यादा 3-4 ही मैं यहाँ पे शर्तें लूँगा कि जिसके अनुसार वो हलाल हो सकता है, और उस शर्त से, उस टर्म्स एंड कंडीशन से एक गैर मुस्लिम को, काफिर को क्या फ़र्क पड़ता है। यदि केवल हलाल का मतलब जैसे बताया जाता है कि स्वच्छ है, तो कोई फ़र्क नहीं है। स्वच्छ है तो सबको स्वच्छ लेना चाहिए, मगर वो स्वच्छ क्या है? उस स्वच्छ की परिभाषा क्या है? हलाल हदीस के हिसाब से जो जायज़ है वो हलाल है, इस्लामिक हलाल। आज आप सर्टिफिकेट किस किस चीज़ पे देख रहे हैं? मांस पे, मीट पे। हलाल इंडस्ट्री का भारत में और विदेशों में भी लगभग यही स्थिति है। हलाल इंडस्ट्री का, मीट इंडस्ट्री पे, हलाल लॉबी का मीट इंडस्ट्री पे कब्ज़ा हो चुका है। आपको जो मांस मिल रहा है, बहुत कम झटका मिल रहा है। हालांकि अब इसका रिवाइवल, जो हमारा क्रूसेड झटका आंदोलन है, जिसकी मेरी यूट्यूब से झटका आंदोलन, और हमारे मित्रों ने जब शुरू करा, अब हलाल एकमात्र विकल्प नहीं रह गया। बहुत सारी अब और विकल्प आ रहे हैं, यानी झटका वापस मिल रहा है। मांस पर तो यदि मेरे को हलाल मांस नहीं मिलेगा, तो मैं मांस खाना छोड़ सकता हूँ। अगर मैं मांसाहारी हूँ तो कोई भी मांसाहारी मांस खाना छोड़ सकता है, क्योंकि उसको झटका नहीं मिल रहा है, या हलाल वो लेना नहीं चाहता तो हलाल उसे मिल रहा है। परंतु मांस छोड़ सकते हैं क्या? आप चावल छोड़ सकते हैं, गेहूं छोड़ सकते हैं, आटा छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मीट में लगभग 100% आ गए। अब दूसरों में भी 10%, 20% है, तो मीट तो छोड़ दिया। जैसे जैसे हम छोड़ते गए, हलाल इंडस्ट्री का, हलाल लॉबी का कब्जा होता गया मीट पे। पर बाकी चीज़ें तो हम नहीं छोड़ सकते। पानी पीना मैं नहीं छोड़ सकता, आप नहीं छोड़ सकते। आज की डेट में हलाल क्या क्या है समझिए। कि मीट नहीं है, हलाल चावल, हलाल आटा, हलाल ब्रेड, हलाल दूध, हलाल पानी, हलाल नाइट क्लब्स, हलाल डेटिंग साइट्स, हलाल जीन्स। इस सब का मांस से कोई संबंध नहीं है। हलाल क्लोथिंग्स, हलाल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, हलाल ऑफिसेस, और अब हलाल बैंकिंग और हलाल स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल सामने खड़ा है हमारे। अब जब हम हलाल के इस दौर में आ गए हैं, हलाल को हम कई चरणों में देख सकते हैं। एक हलाल का चरण वो है, एक हिस्सा वो है, वो कालखंड जब इस्लाम नहीं आया था, और हलाल की एक डेफिनेशन थी जायज़, जो हर एक कबीले की अपनी थी, हर मजहब की अपनी थी। इस्लाम के आने के बाद और इस्लाम के वर्चस्व के बाद, तुर्की की हुकूमत होने के बाद, इस्लाम का हलाल ही हलाल कहलाए जाने लगा। ये एक खंड 2 हो गया। इसके बाद
ऑटोमन एम्पायर, तुर्की की एम्पायर गिरने के बाद या कमज़ोर होने के बाद हलाल का तीसरा फेस आया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक फेस और आया। ये फेस ये था जब बहुत से लोग जो पहले उपनिवेश होते थे वो लोग अपने पुराने आकाओं के यहाँ जाने लगे। आवागमन के साधन सस्ते और सुरक्षित हो गए। अब लंदन में, यूके में, मतलब फ्रांस में बहुत सारे एशिया मूल और भारतीय मूल के और अफ्रीकी मूल के लोग वहाँ पे जाने लगे। उन जाने वालों में हर धर्म के थे, हर मज़हब के थे। अगर अफ्रीका से जा रहे थे तो क्रिश्चियंस भी जा रहे थे और मुस्लिम्स भी जा रहे थे, या उनके अपने जो पैगन रिलीजन्स हैं वो भी जा रहे थे। भारत से हिंदू सिख जा रहे थे और मुसलमान भी जा रहे थे। वहाँ पर जो मुसलमान गए उन्होंने एक अपनी अलग विचारधारा के रखते हुए एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करी, अलग बस्तियां बनाई, और वो धीरे धीरे बस्तियां अपने में एक डिफेक्टो जागीरें बन गई, बड़ी पावरफुल जागीरें बन गई। आज वो नो गो जोन्स हैं। यूरोप में बहुत सी जगह ऐसी हैं जिस पे ऊपर शरिया पेट्रोलिंग हो रही है, यानी इस्लाम के हिसाब से अगर आप नहीं चलते तो इस इलाके में नहीं घुस सकते। लड़की टी शर्ट पहन के नहीं जा सकती, इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो लंदन में भी ऐसे एरिया हैं जिसमें आप नहीं जा सकते। अब यहाँ पे जब शरिया हुकूमत आ गया तो इसके साथ साथ हलाल सर्टिफिकेशन भी आया, और वो सर्टिफिकेशन आज हर चीज़ पे जैसे मैंने बताया है। अब उस सर्टिफिकेशन से हमें क्या लाभ या हानि है ये समझना है। एक शर्त ये मांसाहार की बात हो रही है। पहली शर्त जो केवल मांसाहार पे है वो ये है कि जिस पशु का वध होगा, कुर्बानी होगी, उसका किबला, उसका मुंह, उसका रुख जो है वो मक्का की तरफ होना चाहिए, काबा की तरफ होना चाहिए। काबा यानी मक्का। यदि वो काबा की तरफ नहीं है तो वो हलाल नहीं हो सकता। तो मुख, रुख काबा की तरफ। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी गैर मुस्लिम को, जैसे काफिर कहते हैं ये लोग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी शर्त, उसमें कलमे पढ़े जाने चाहिए, जो केवल एक मुसलमान ही पढ़ सकता है। चलिए यहाँ तक भी बात ठीक है। वो काटने वाला, अब ये पूरे चीज़ में, पूरे कंसेप्ट में, पूरी इस डील में केवल मुसलमान होगा। यहाँ पर भी बात ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यदि वो अपने लिए बना रहा है। जैसे यदि कोई जैनी ऐसा खाना बना रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा आदमी उसके खाने में कुछ भी मांसाहार हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो मांसाहारी बनाए, वो चाहता ही नहीं कि मांसाहारी उसमें हाथ लगाए। जैसे कोई सिख हो सकता है ये ना चाहे कि जो उसका खाना बना रहा है, उसका जो घर पे कुक रखा है, वो बीड़ी पीता हो। यहाँ तक सोचना उसका अधिकार है। इसी तरह उनको भी अधिकार है कि वो हलाल के तरीके से केवल मुसलमान ही उसको बनाएंगे, केवल मुसलमान ही उसको रखेंगे, बेचेंगे और लेंगे। मगर जिस समय वही प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और केवल मुसलमान का बनाया हुआ है, अब उसको खरीद सब रहे हैं, मगर उसकी प्रोडक्शन में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में केवल मुस्लिम है। दिस इज़ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई, यानी वन वे ट्रैफिक। गैर मुस्लिम का पैसा आ तो जाएगा मगर उस बिज़नेस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये अब मीट से बाहर, ये हर चीज़ पे लागू है। तो यानी जो आप दवा खरीद रहे हैं, आलू के चिप्स खरीद रहे हैं, उस सब के ऊपर एक हलाल की स्टैंप लगी होती है, और हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये वेजिटेरियन तो है। वेजिटेरियन है, अगर वो सच ही लिखा होगा तो वेजिटेरियन ही है, मगर वो हलाल सर्टिफाइड है। वो कैसे है? क्योंकि उस हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए हलाल की सारी शर्तें पूरी करनी होगी। चलिए, ये जानवर वाली शर्त तो, पशु वाली तो अलग हो गई। इसका एक हिस्सा जिहाद को जाना चाहिए। जैसे
सबब या ज़कात या खैरात, किसी भी नाम से जाना चाहिए। अब सतयुग आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हमें सतयुग में ले आई है, हम झूठ नहीं बोल सकते। आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज़ जो हैं उनको CIA ने, FBI ने उनके और टेरर फंडिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पाया, यानी वो जो पैसा है वो टेरर पे लगा, जिसे वो इस्लाम का प्रोपेगेंडा के लिए या इसके लिए कहता है, इस्लाम फैलाने के लिए। अब हम भारत में आएँ तो जो एजेंसियां दे रही हैं, जमात उलमाए हिंद, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वगैरह वगैरह, इन तमाम नामों से जो सर्टिफिकेट एजेंसीज़ हैं, उनका भी एक हिस्सा कैसे जा रहा है। जैसे जमात उलमाए हिंद ने ये कहा जी हम टेरर को फंडिंग नहीं कर रहे, जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं हम तो केवल उनके लिए वकील अरेंज करते हैं। तो ये पूछा भाई आप टेररिस्ट के लिए वकील क्यों अरेंज करते हैं किसी इंटरव्यू में? बोला वो टेररिस्ट अभी है ही नहीं, जब तक ये प्रूव नहीं होता कि वो टेररिस्ट है, यानी कसाब, जब तक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, तब तक हम उसको टेररिस्ट नहीं मानेंगे। हालांकि उसकी वीडियोज़ हैं, सब कुछ हैं, वो शूटिंग कर रहा है, वो खुद मान रहा है, मगर हम नहीं मानेंगे। और जब हो भी गया तो आज भी बहुत सारे जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने टेररिस्ट कहा उसको वो शहीद कह रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये फंडिंग वहाँ जा रही है, यानी आप हलाल सर्टिफाइड चीज़ में से सर्टिफिकाइड चीज़ लेके अपनी सुपारी खुद दे रहे हो, टेरर फंडिंग करवा रहे हो अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। यदि ये केवल सर्टिफिकेट यहाँ तक होता, वो अपने लिए ही ले रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसमें फंडिंग गलत नहीं जा रही तो। और दूसरी बात, वो एजेंसी केवल मुसलमान ही चला सकता है। विदेश में जो प्रोडक्ट जाएंगे वो हलाल सर्टिफाइड कंपनीज़ के जाएंगे, विदेश मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो अब उसमें क्या शर्तें हैं? क्योंकि भारत में ये शर्त संभव नहीं है कि केवल मुसलमान को ही रोज़गार मिलेगा इसमें, तो इसलिए इसको वेव ऑफ कर दिया या इसको टिमिड कर दिया शर्त को, या अनरिटन एक पैक्ट हो गया। मगर हलाल सर्टिफाइड के लिए अगर वो कोई कंपनी है तो उसमें से एक डायरेक्टर मुस्लिम ज़रूर होगा, और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और वो किस लिए उस कंपनी में डायरेक्टर बना, क्योंकि वो मुस्लिम है। यानी एक मुसलमान के लिए वहाँ पे रोज़गार के अवसर दिए गए जो दूसरे को नहीं दिए जा रहे। दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन। इसके बहुत से पहलू हैं। टेरर फंडिंग, इसके अगेंस्ट भी बहुत आर्ग्यूमेंट आएंगे कि साहब ये नहीं है, अगर किसी को रोज़गार मिल रहा है। ये हलाल की सच्चाई है। इसको इन वन वर्ड में ये कहूँगा, इन वन सेंटेंस में ये कहूँगा, दीज आर इकोनॉमिक ब्लैक होल्स। हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसीज इकोनॉमिक ब्लैक होल है। हलाल सर्टिफिकेशन इकोनॉमिक ब्लैक होल है जिसमें धन की रोशनी, और धन तो जा सकता है मगर आएगा नहीं वहाँ से वापस। दिस इज़ हलालोनॉमिक्स। ये एक पूरी इकॉनमी है। अब हम हलालोनॉमिक्स को थोड़ा समझ लें। हलालोनॉमिक्स क्या है? हलाल से हलालोनॉमिक्स की यात्रा क्या है? आज हलालोनॉमिक्स जो है, या हलाल सर्टिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के हैं। यानी एक भारत की बजट से, भारत के रक्षा बजट से, भारत के टोटल बजट से और भारत की इकॉनमी से भी बड़ा। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था एक टेरर को फंडिंग कर रही है, चलिए, या ऐसा एलिगेशन है, उसको आप एक्सप्लोर करिए कि कितनी कर रही है वो, आपको चीज़ें सामने नज़र आ जाएंगी। अगर इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है तो हम टेरर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? ये टेरर को भी छोड़ दीजिए, चलिए हो रहा है, वो उसको कोई टेररिस्ट कह रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई उसको आज़ादी का परवाना कह रहा है, वगैरह वगैरह। कश्मीर वालों को कोई आज़ादी का, ये हर एक की अपनी, उसको छोड़ देते हैं। अब इकनॉमिक्स पे आते हैं, सीधी इकनॉमिक्स की। ये 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर, उसको भारतीय मुद्रा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 60 से उसको मल्टीप्लाई करके। इतनी बड़ी इकॉनमी हमसे छूट गई है। हमसे मतलब गैर मुस्लिम जगत से, काफिर जगत से, जिसमें हिंदू सिख हम लोग तो हैं ही हैं, जैन,
ईसाई और यहूदी भी हैं जिसके शिकार। और वर्ल्ड वाइड जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स आते हैं, मगर एक कन्वेंशनल फिगर एक आती है, या बहुत उससे भी लगाएं, हम लिबरल होके भी लगाएं, तो टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी में जो मुस्लिम स्पेंडिंग है वो 12 से 15% है। ये हो सकता है स्टैटिस्टिक्स आगे पीछे हों। इसका मतलब वो 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर में से बाकी पैसा कौन दे रहा है और वो कहां जा रहा है। तो ये जो फंड कर रहा है, जो उसको खरीद रहा है, वो उसी के विरोध में लग रहा है, प्रयोग उसका उसके विरोध में हो रहा है। यदि इस बात से कोई असहमत है तो उसको सोचने का, विचार करने का, स्टैटिस्टिक्स देखने का पूरा अधिकार है। वो देख सकता है कि ये फंडिंग कैसे हो रही है। पर ये निश्चित है कि ये 15% से को माइनस कर दें तो बाकी गैर मुस्लिम ही उसको फंड कर, तो ये इकोनॉमिक ब्लैक होल है, उसको वही खरीद रहा है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, हलाल हर एक का अलग होता है। अब उसके दूसरे एस्पेक्ट्स क्या है, हलालोनॉमिक्स से हम बाहर निकले। अब ये 5 लाख अमेरिकी डॉलर, 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर, मुस्तफ़ा सेविक एक बोस्निया के ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल हलाल कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, और उन्होंने लताड़ा था IS या इस तरह की उस समय जो भी एजेंसीज थी उनको, कि आप व्यर्थ में इस्लामिक खून क्यों बहा रहे हो। वी विल रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल। जब हम हलाल से ही पूरी दुनिया पे कब्जा, जब अर्थतंत्र पे कब्जा हो गया, जब आप आर्थिक दास बन गए, आर्थिक गुलाम बन गए, तो आर्थिक दास्ता के बाद सामाजिक दास्ता और शारीरिक दास्ता, आप हर तरह से गुलाम हो जाएंगे और मानसिक दास बन जाएंगे। इसका एक उदाहरण है। टारगेट क्या है, अगले 4 साल में इसको डबल करना है। ये हलाल लॉबी का टारगेट है। 4 साल में डबल कैसे होगा? प्रोडक्ट्स तो सारे अब इससे ज़्यादा इतनी जल्दी हो नहीं सकते, कुछ ही बचे हैं, और वो इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकते। हलाल बैंकिंग और हलाल स्टॉक एक्सचेंज, ये चीज़ ऐसी है, इसमें बिल्कुल इकोनॉमिकली कब्ज़ा, वो ग्रैंड मुफ्ती ठीक कह रहे हैं, विल रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल। अब इसको करने के लिए कई जगह कई कॉन्फ्रेंसेस करी गई। ये एक दिन में नैरेटिव नहीं खड़ा हुआ। शुरू में जो हलाल कॉन्फ्रेंसेस करी गई आज से 30-40 साल पहले, उसमें बहुत पैसा लगाया गया। से किसी कंट्री में से पेरिस में हुई या कोलालमपुर में हुई, तो वहाँ पे जो सेमिनार्स हुए, हलाल कॉन्फ्रेंस, हलाल एग्जीबिशन, वहाँ के मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को और दूसरे देश के मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को बुलाया गया, वहाँ के व्यापारियों को बुलाया गया, और उन्हें एक बात समझाई गई कि जितनी दुनिया में 150 करोड़, 200 करोड़, ये जो भी फिगर दी, इतने अलग अलग समय पे इतने मुस्लिम हैं, अगर आपका प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है तो आपको इतने मुस्लिम प्रेफरेंस देंगे आपका प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। तो ये अलग अलग जो हलाल कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसमें जिस देश में हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा जो भी था, उन सबको बुलाया गया और उन्हें समझाया गया, वित्त मंत्री को, अलग अलग देश के व्यापारियों को, कि दुनिया की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा, 150 करोड़, 200 करोड़, अलग अलग समय पे जो भी आबादी रही, ये मुस्लिम है। यदि आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि तब इतनी हलाल सर्टिफिकेशन थी नहीं। अब 4 चीज़ें हैं, एक में हलाल की स्टैंप लगी हुई है तो मुस्लिम उसको प्रेफर करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल समझ आ गई, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मगर इसके पीछे का हम लोग नहीं समझ पाए, मानव जाति पूरी इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, हलाल लॉबी क्या है। और ये जो हलाल लॉबी है, ये केवल काफिरों के खिलाफ नहीं है, इन्होंने मुसलमानों का कितना नुकसान किया ये मैं फिर बताऊंगा। हलाल लॉबी और हलालोनॉमिक्स ये अलग अलग चीज़ें हैं।
हलाल केवल उसके अपने मांस के लिए है, यहाँ तक है, वहाँ तक तो ठीक है, उसका हलाल उसको मुबारक और मेरा हलाल मेरे साथ। अब जब इन कॉन्फ्रेंसेस पे उन्हें समझाया गया तो एक किसी को भी समझ आ जाती है कि भैया ये तो, इसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं। अगर मेरे को दुनिया के कुल आबादी का 10%, जनसंख्या का 20%, 25% शेयर मिल रहा है प्रेफरेबल, तो मैं क्यों ना लूँ। कुछ सर्टिफिकेट के लिए पैसे ही तो देने हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश हलाल सर्टिफिकेट्स लेने लगे और उनके माल को प्रेफरेंस दी जाने लगी इंपोर्ट के समय। अब बात आगे बढ़ी, 30-40 साल तक ये कॉन्फ्रेंसेस हुई, कोई एक दिन 2 दिन या साल 2 साल नहीं। अब जैसे जैसे हलाल से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी कंपनी, क्योंकि एडवांटेज हर एक को लेनी है, और दूसरा ले गया, मैं रह गया, तो उसमें दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी हलाल की शरण में आ गई। जब ये सब उनकी शरण में आ गई, ये वैसे ही है जैसे पहले मुफ्त में चरस पिलाई जाए या मुफ्त में चाय पिलाई गई, और एक समय ऐसे आ गया कि आज चाय के बगैर या इसके बगैर रह नहीं सकते, आज चाय हमें पीनी ही पीनी है। भारत का ये खान पान का हिस्सा बन चुका है चाय, हमारी भाषा में भी आ गया चाय पानी। जब ये सब हुआ, अब ये प्रेफरेंशियल से कंपल्शन की तरफ हो गया, यानी अब ऐसे कानून आए इन कंट्रीज़ में कि अगर हलाल नहीं है तो हम लेंगे ही नहीं, यानी अब आप मोहताज हो गए, अब हलाल से आप बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर एक कंट्री ने किया होता कोई बात नहीं थी, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश उस पर सैंक्शंस लगा देता। तो ये हलाल की इकॉनमी जो है, ये केवल भारत को नहीं, अब ये 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर केवल भारत से नहीं जा रहा, ये विश्व भर से जा रहा है। तो जैसे भारत की इकॉनमी हलाल के हाथ में जा रही है, हलालोनॉमिक्स के हाथ में जा रही है, वैसे ही अमेरिका की, वैसे ही फ्रांस की। ये एक बड़े लेवल पे डिसीजन लेने वाला है, जिसके लिए हम छोटे से लोग प्रयत्न कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं कि ये इस हमको जैसे कलेक्टिव इम्पोज किया गया था हलाल, ऐसे ही कलेक्टिव लिबरेशन करनी है। खैर ये एक अलग विषय है। तो आज ये जो 5 लाख करोड़ से जो डबल होने जा रहा है, इसका आप अर्थ समझिए कि इकोनॉमिकली आप तबाह हो जाएंगे। फिर मानसिक गुलामी से लेके सब गुलामी है। मानसिक गुलामी से आपकी धार्मिक गुलामी कैसे जा रही है? अब ये गन पॉइंट पे नहीं धार्मिक गुलाम बना रहे, ये जिहाद नहीं है, गन पॉइंट पे नहीं बना रहे। अब ये जिहाद कैसा है? मैं एक प्रिंटिंग प्रेस की बार बार एग्जांपल देता हूँ, पहले भी दी थी, या इस तरह का कुछ और भी हो सकता है। जैसे एक फिल्म मेकर है, वो फिल्म बना रहा है और वो हलाल बैंक से पैसा लेता है कि मेरे को फिल्म के लिए लोन चाहिए, उसकी फिल्म चलती है, एक प्रोडक्शन हाउस बनता है उसका। मगर अगर वो प्रोडक्शन हाउस कुछ ऐसी चीज़ बनाता है, वैसे तो फिल्म को ही हराम माना गया, पर हलाल हराम बदलते रहते हैं सुविधा अनुसार। जैसे कभी लाउड स्पीकर हराम था, आज लाउड स्पीकर के पीछे लड़ाई होती है, हमें लगा। चश्मा हराम था, प्रिंटिंग प्रेस हराम थी, इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं जो आज कभी हराम थी, आज हलाल है। तो यदि कोई प्रोडक्शन हाउस को हलाल मान लिया जाए कि ये अच्छी बात कर रहा है, अभी तुर्की में बहुत बड़े सीरीज़ आई हैं, बुक्स आई हैं, तो इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए बुक छप रही है, प्रोडक्शन हाउस है, तो उसको मान लिया गया कि ये अच्छा है। उसी प्रोडक्शन हाउस को या उस प्रिंटिंग प्रेस को एक ऐसी किताब छापने को दी जाती है, उसको ऑर्डर मिलता है जो इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है। या एक ड्रग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसको लोन दिया गया है बिना इंटरेस्ट के इस्लामिक शर्तों पे, वो ऐसी R&D करती है जिसमें अल्कोहल लगती है, तो वो हराम हो गया, आप नहीं कर सकते। यानी आपकी विचारधारा के ऊपर भी आप दास बन गए हैं, आर्थिक दासता की वजह से, क्योंकि आप ऐसा कोई प्रिंट ही नहीं कर सकते जो आपके धर्म को बढ़ावा दे रहा हो, एक चीज़ आपके इतिहास को ग्लोरीफाई कर रहा हो। वो तब तक कर सकते हैं जब तक वो इस्लाम के अम्ब्रेला के नीचे है। इसी तरह
रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारी आगे जानी चाहिए वो पीछे धकेली जा रही है इस आर्थिक दास्ता की वजह से। तो ये आर्थिक दास्ता हलालोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक्स तक नहीं है, ये इससे आगे तक है। तो ये हलाल हमें कैसे प्रभावित कर रहा है ये समझना है हमको। हमारा किसी से कोई वैर नहीं है। अब सॉल्यूशंस पे हम आ रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? नंबर एक तो इसके कई लेवल्स हैं सॉल्यूशन के। लेवल 1, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसका पैसा कहाँ जा रहा है ये आप चेक करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह की फंडिंग ठीक है तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा, फिर आप लीजिए। लेवल 2, लेवल 1 पे तो चुपचाप एक पैकेट ड्रॉप कर दिया और मैंने बताया भी नहीं अपने गली के किराने वाले को, पंसारी को या मॉल पे कि मैं क्यों नहीं ले रहा। मेरा अधिकार है मैं ए प्रोडक्ट लूँ या बी लूँ। लेवल 2 क्या आता है कि हम ना केवल उस पैकेट को ड्रॉप कर रहे हैं, हम ये भी उसको बता रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं कि मैं इस वजह से नहीं ले रहा, ताकि वो आगे तक बात जाए और वो हलाल प्रोडक्ट्स रखना छोड़ दे, या मुस्लिम के लिए रख रहा है तो रखे, मगर हमको नहीं लेना, वो लेते हैं ले। इसके ये लेवल 2 की चीज़ है। अब इसमें एक बड़ी घातक चीज़ है कि कुछ चीज़ें हलाल सर्टिफाइड हैं, हलाल को टैक्स दे रही हैं, मगर भारत में या कई जगह वो हलाल सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं करते, अपने पैकिंग के ऊपर लगाते नहीं। हमें इसके लिए भी लेजिस्लेशन लाना है कि अगर हलाल सर्टिफाइड है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ग्रे एरिया नहीं छोड़ना। और उसके ऑपोजिट ग्रे एरिया ना रहे, या तो आप इधर हैं या उधर हैं। जैसे से पॉलिटिक्स में आप या तो ए पार्टी को वोट देंगे या बी पार्टी को देंगे, आप दोनों को नहीं दे सकते। आप दोनों की रैली में जा सकते हैं, दोनों को, पर वोट आप दोनों को नहीं दे सकते। तो हर प्रोडक्ट जो है या तो हलाल सर्टिफाइड होगा, और इसको चैलेंज करने के लिए, हलाल नॉमिक्स को चैलेंज करने के लिए कोई 15-20 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, और आज से 5-6 साल पहले हमने झटका सर्टिफिकेशन शुरू करी। झटका सर्टिफिकेशन लाइव वैल्यूज़ फाउंडेशन के। अब हमारा ये मानना है कि कोई ग्रे एरिया नहीं छूटना चाहिए। अगर हलाल है तो वो सर्टिफाइड लिखे ही लिखे, और कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए इसकी काउंटर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये एक मुहिम हमने चलाई हुई है। नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए हम उसको झटका सर्टिफिकेशन करवाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड के अलावा आइटम्स हैं, कोई भी दुनिया की आइटम या सर्विसेज है, उसको हम, वो हलाल नहीं है, उसमें कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा जो मानवता के, वो पूरी मर्यादा में है, इसके लिए भी हमने मर्यादा सर्टिफिकेशन रखी हुई है। ये एक और स्टेप है कि हम श्योर कर लें कि जो मीट आप खा रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड है या झटका सर्टिफाइड है, और दोनों में से एक होना ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हलाल को बंद करिए। अगर कोई हलाल लेना चाहता है, गैर मुस्लिम होकर भी लेना चाहता है, ये उसकी मर्जी है, मगर हम उसके प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहते हैं कि इससे ये आर्थिक नुकसान है और स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या असर है, ये भी बताएंगे। अब ये एक और हमारी सेफ्टी वॉल्व है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो झटका सर्टिफाइड होने चाहिए। ठीक, झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी या मर्यादा सर्टिफाइड होना चाहिए कि इससे ये पता लग जाए कोई ग्रे एरिया ना रहे। अब इसके अलावा लेवल, एक अलग लेवल पे हम अगर बात करें, तो जो भी अपने लेवल पे आप प्रोटेस्ट भी करें और अपने जनप्रतिनिधियों को, एमपी, एमएलए, काउंसलर, ग्राम प्रधान, उन सबको लिखें मेरे को हलाल के अलावा भी चाहिए। और यहाँ पे जैसे एयर इंडिया है, ये केवल हलाल सर्व कर रहे हैं। अब ये मर्यादित जो चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इसका हमें लाभ क्या है, झटका का लाभ क्या है, हमें क्या आर्थिक लाभ पे पहले हम आए। जो मांसाहारी हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, शाकाहारी के लिए ये बात नहीं कर रहा। यदि आपने मांस खाना है, हम मांस के सपोर्टर नहीं हैं,
ना हम कहते हैं मांस खाइए और ना ही हम कहते हैं ना खाइए, ये आपका अपना विवेक है। पर यदि आप मांस खाते हैं तो अगर आप झटके का खाएंगे तो जो हमारे पुरानी सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो दोबारा खड़ी होगी और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वर्ग खड़ा होगा, खटीक वर्ग, जो आज वंचित है। ये बिज़नेस से उसको बाहर कर दिया गया, धकेल दिया गया है और प्रोग्राम तरीके में धकेला गया है। ये एक समाज को फ़ायदा। अब ओवरऑल पूरे समाज को क्या फ़ायदा है? पूरे समाज को ये फ़ायदा, जिस समय आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेते हैं उसकी जो फ़ीस है वो अल्टीमेटली आप पे ही आएगी। अगर कंपनी ने 1 रुपया दिया या 1 करोड़ रुपया दिया, वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से नहीं दे रही, वो आपके ऊपर ही आ रहा है रिफ्लेक्ट होके। तो ये भी जजिया है। तो ये जजिया आपको भारी पड़ रहा है और वो आपके अगेंस्ट पैसा यूज़ हो रहा है। अब हम अगले लेवल पे बात करते हैं कि और प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये प्रोटेस्ट हमको कैसे करना है? अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जैसे एयर इंडिया कहती है जी हम पॉलिसी में हलाल नहीं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं क्यों? टैक्स हमसे लोगे, क्यों नहीं आप देते? जनप्रतिनिधियों को लिखा जाए, उनसे बातचीत करी जाए, जगह जगह इस तरह की सोसाइटीज़ बनाई जाएँ और जो ये काम करें, और बहुत बन भी रही हैं, बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं। यहाँ पे मैं एक अनुरोध और करना चाहूँगा, यदि आप कोई प्रोटेस्ट लिखते हैं तो मेरी साइट है झटका.org, इस पर आप इससे संपर्क रखें। झटकाफाउंडेशन.com, इसके आप यूट्यूब पे मेरी क्रूसेड झटका नाम से एक हमारी वो है, इस पे देने से ये होगा, एक जगह हमारी कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन होगी कि जब अगर हम एयर इंडिया के पास जाते हैं तो हमारे पास भी होना चाहिए कि इतने हज़ार लोग ये कंप्लेंट कर चुके हैं, ना कि मैं या कोई या आप कंप्लेंट करने पहुंच गए। इसको कंपाइल करने के लिए, एक जगह इसको रखने के लिए कृपया ये सहयोग करें। सवाल है हलाल का और जवाब है झटका, जवाब है मर्यादा, जवाब है हमारा चेतन अवस्था में आना।